हेलो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। हम कर रहे हैं दिल्ली पुलिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पिछले सालों में पूछे गए हैं। तो चलिए, ये है पहला सवाल हमारा। एक गाय को 25 मीटर वर्गाकार घास के मैदान के कोने में एक खूंटे से बांधा जाता है। तो पहले यहाँ तक सवाल को समझिए। एक प्लॉट है, ठीक है, एक प्लॉट है, उसको क्या किया जाता है, उसको एक कोने पर कहीं पर भी एक गाय को बांधा जाता है, ठीक है। तो और आगे देखें, अब रस्सी की लंबाई 14 मीटर है, यानी जो ये रस्सी है अगर इसको यहाँ से मापें, जो उस खूंटे से और यहाँ तक उस कोने से या गले उसमें बांधी गई है। सपोज करो यहाँ पे वो गाय खड़ी और उसके गले में एक रस्सी बांधी गई है, उसकी लंबाई 14, यानी वो जो गाय है वो 14 मीटर की डिस्टेंस तक घूम फिर सकती है। तो कुल मिला के वो गाय कैसे घूमेगी, वो गाय इस तरह से घूमेगी, है ना। ये भी आप दिमाग में बनाते चले इमेज। आगे उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें गाय चर सकती है। गाय कहाँ चर सकती है, गाय के पास ये पूरा एरिया है, यहाँ पर घास है उस प्लॉट के अंदर, है ना। तो वो इतनी घास चर सकती है। अब यानी कि हमें निकालना है कुल मिला के क्षेत्रफल। और तो ये एक सर्कल बन गया। सर्कल के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है पाई आर स्क्वेयर। याद नहीं हो तो कर लो भाई अच्छे से, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। अब हमें क्या करना है, ये देखो, आप देखोगे ना इसको, सर्कल को, एक तरह से ये जो वर्थ है ये 4 भागों में इक्वल बटा हुआ है। 4 भागों में इक्वल बटा हुआ है तो 90 डिग्री का एक ये कोण बना रहा है अपने आप में, जो गाय चर सकती है इस 90 डिग्री के वर्तखंड में। तो ये इस फॉर्मूले के साथ में वो पूरा तो क्षेत्रफल, पूरा एरिया तो नहीं चर पा रही, वो सिर्फ इतना ही चरेगी। या अगर ये बीच में होता तो पूरा आ जाता। ये प्लॉट का बस 90 डिग्री का वर्तखंड ही खा पाएगी घास का। तो ये हमारा सवाल है। बस अब पुट कर दो जो दिया होगा। पाई की वैल्यू 22/7 बोली हुई इन्होंने, और 14 आर है हमारी, रस्सी की लंबाई आर है। ये देखो यहाँ तक है ये रस्सी, अगर यहाँ तक होती तो ये व्यास बन जाता, हमें इसका आधा करना पड़ता, है ना। तो और बाद साथ में 90/360, 10 से 1 0 और 1 4 से ये गया 7 पे, 7 से ये गया और ये 11 और 14, 11 चौक 44, है ना। और 4 हासिल, 11 कम 11, 154 मीटर वर्ग वो जो गाय है चर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आइए। 5 दोस्तों का औसत मासिक वेतन 62 रुपये। क्या है, 5 दोस्त हैं, उनका मासिक वेतन जो एवरेज है वो है 62,000 रुपये। क्या है, 62,000 रुपये। 5 दोस्तों में से एक सुरेंद्र को प्रमोशन मिला और वेतन में वृद्धि हुई। एक दोस्त की सैलरी बढ़ गई तो क्या हुआ, यदि उनके वेतन का नया औसत, अभी नहीं, 5 दोस्तों का नया वेतन औसत क्या बन गया, 64,250 रुपये। क्या बन गया, 64,250 रुपये। अब एवरेज की क्या खास बात होती है, आप अब जरूरी थोड़ी है 5 दोस्त हैं इनके पास सबके पास 62,000 है, या इनकी सैलरी 62,000 है। किसी की 30,000 हो सकती है, किसी की 1 लाख हो सकती है, किसी की एग्जैक्ट 62,000 हो सकती है। लेकिन हमने एवरेज काटा है, टोटल सैलरी बटे में टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स, है ना। ये इससे ये एवरेज आई हुई। अब आप देखो, सैलरी एक दोस्त की बढ़ी लेकिन एवरेज में सबकी मुनाफा हो रहा है या फायदा हो रहा है, यानी कि जो वो सैलरी बढ़ी है वो 5 दोस्तों में बांट दी गई है। तो इनका गैप क्या रहा है, इनका गैप आ जाएगा 2 और ये 2, ये आ जाएगा 2250 रुपये। अब ये एक का है लेकिन 5 लोगों में बटे जो भी सैलरी बढ़ी है, तो इसको 5 से गुना कर दो। 0 5, ये 0 का 0 आ जाएगा और 5 5 25 और 2 5 दूनी 10, 12 का 2 का ऐसे लगा 1, 5 दूनी 10 और 1 11, यानी हमारी जो उस सुरेंद्र की जो तनख्वाह बढ़ी है वो 11,250 रुपये बढ़ी है। इसको आप दूसरे पुराने मेथड से निकाल सकते थे, आप इनकी गुना करते, इसकी गुना करते और फिर बड़े में छोटे घटा देते, आंसर आ जाता। और ये रहा हमारा आंसर। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक राशि 10% प्रति वर्ष पर निवेश करके एक वर्ष के अंत में 20,947 रुपये हो जाती है जब चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है। बस यहाँ तक रुक जाओ भाई, अब इतना सवाल समझे और लिखे। 10% ब्याज पर कोई राशि अपने आप में 20,947 हो जाती है, अंत में रुपए हो जाती है, अमाउंट है, यानी कि ये मिश्र धन है, इसके अंदर ब्याज शामिल है।
तो जब चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित है, यानी कि ये 10 है, ये 6 महीने के हिसाब से लिया जा रहा है। एक साल में 12 महीने होते, 6 महीने के हिसाब से, यानी कि ये 5% 6 महीने में हम ब्याज ले रहे हैं। अगर ये एक साल का होता तो सीधा 10% था, सिंपल इंटरेस्ट के बराबर ही होता। लेकिन ये चक्रवृद्धि ब्याज है, 6 महीने में 5%, फिर 6 महीने में 5%। तो इसका एक फॉर्मूला मैंने आप पिछली वीडियोस देखी हैं या मेरी DTPSB की सीरीज देखी तो बड़े अच्छे से करवाए हुए हैं। तो इसका एक फॉर्मूला है, आप याद कर सकते हो, x प्लस x मल्टीप्लाई x बटे में 100। x क्या है यहाँ पे 5। अगर ये रेशो अलग अलग होती तो xy हो जाता। तो 5 और 5 10, जमा में 25 और 0.25 ये हो जाएगा, यानी कि टोटल 10.25 हमने क्या मिला, ब्याज मिला एक साल में। चक्रवृद्धि का कमाल देख रहे हो, अगर एक साल में 10% था तो 10% ही मिलता, लेकिन छमाही के हिसाब से लेने से 0.25 का फायदा हो गया, यानी कि 10.25 का ब्याज मिलेगा। और 100% अपने आप में अमाउंट होता ही है, तो ये क्या हो गया 110 हो गया। क्या हो गया 110.25 है ना, ये हो गया। और इसके बराबर हमें एक्चुअल वैल्यू क्या दी हुई है 20,947.50। पॉइंट से पॉइंट कट हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, हमें 1% की वैल्यू निकाल के हमें मूलधन पता लगाना है, क्योंकि आगे के सवाल के लिए मूलधन की जरूरत पड़ सकती है। तो ये कट जाएगा, छोटे पहाड़ों से काटो, 500 काटो, 5 दूनी और 0, ये 5 चौक 5 एकम 5, 5 अट्ठे 5 नीम, 5 25 और 0। अब आगे काट लेते हैं, 1 मिनट में ऊपर कर लेता हूँ। अब आगे काटो, फिर 5 से काट दो, 5 चौक 5 1, 5 अट्ठे 5 तिया और 5 सत्ते 5 निम्मा 0। अब इसको हम किससे काट सकते हैं? अब हम इसको काट लेते हैं, 3 से ही काट लेते हैं, छोटी टेबल से ही काट के चलते हैं। वैसे 21 से भी कट जाएगा ये, चलो गलती ना हो इसीलिए फिलहाल के लिए। तो 3 एकम 3 है ना, 3 चौक 12, 3 सत्ते 21। अब क्या करेंगे, 3 दूनी 3 सत्ते 3 निम्मा 3 तिया, फिर 3 से काट दो, 3 चौक 3 निम्मा, फिर 3 निम्मा 3 तिया 3 एकम 3, फिर 7 से काट दो, 7 एकम 7, 7 एकम 7 और 2 7 तिया 21, 7 तिया 21 1 0, फिर 7 से कट जाएगा ये, 7 एकम 7 और 7 निम 63 190। यानी 1% का मतलब 190 है, तो 100% का मतलब क्या हो गया 19,000। ये हमारा आ गया प्रिंसिपल। क्या आ गया प्रिंसिपल। आगे सवाल पढ़ते हैं, अब क्या कह रहा है। समान राशि पर ब्याज की पूर्व दर की 3 गुना दर से, यानी कि 10% थी तो अब हो जाएगी 30%। 4 सही 2/5 वर्षों का साधारण ब्याज बताना है। तो 19,000 है ये, इसी के साथ चलो यहाँ लिख लेता हूँ 19,000 गुना में 30। अब तो सिंपल फॉर्मूला है, वो 4 सही 2/5 है तो 22/5 और 100, 0 से 0, 5 छिक ये 9 छिक 144, 114 और ये 0 और 22 से गुना करेंगे तो 0 8 22 0 8 22 0 8 10 5 2 25,080 रुपये उसका साधारण ब्याज बनेगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं भाई। ए 40 दिन में कार्य कर सकता है और बी समान कार्य 50 दिनों में कर सकता है। पहले यहाँ तक सवाल कर ले। ए कोई काम है वो 40 दिन में करता है, ठीक है भाई। बी कोई काम है वो 50 दिन में करता है। अब हमें क्या करना है, हमें इनका टोटल वर्क पता लगाना है और पर डे एफिशिएंसी पता लगानी है। टोटल वर्क कैसे पता लगाते हैं, इनका एलसीएम लेके, इनका एलसीएम आ जाएगा 200। तो ये 4 पंजे है ना, और ये 4 चौक, ठीक है। ये एक दिन में 5 काम करता है, ये एक दिन में 4 काम करता है। अब आगे देख लो भाई, उन्होंने 5 दिनों तक एक साथ कार्य किया, फिर बी ने काम छोड़ दिया। शेष कार्य का समापन कितने दिनों में? 5 दिन तक दोनों ने काम किया, ए प्लस बी ने। तो ए प्लस बी कितना है 5 और 4, एक दिन का काम 9, यानी कि उन्होंने 45 काम किया। बच कितना गया 200 माइनस 45 155। इस काम को कौन करेगा, ए अकेला करेगा। ए एक दिन में कितना काम करता है 5,
तो इसको काट पिट करोगे तो 31 आंसर आ जाएगा, 31 दिन लगेंगे। और अगर ये पूछ लेता टोटल काम कितने दिन में हुआ है तो 31 और 5 दिन वो 36 आंसर आ जाता। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है। चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 22% घर के किराए पर, 40 घर के खर्च और किराने के सामान पर खर्च करता है। यानी कि किसी भी आदमी की तनख्वाह अपने आप में 100% होती है, तो वो 22% खर्च कर रहा है, उसके बाद 40% फिर खर्च कर रहा है। ठीक है भाई, उसके बाद क्या करता है वो शेष राशि का, शेष कितना बच गया, 40 और 62 तो उसने खर्च कर ही लिया है, तो उसके पास बचा है 38% पैसा। उस 38% का 50% बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है, यानी कि 19, तो 19 रुपये और खर्च कर देता है वो। तो टोटल ये खर्चा वो कर रहा है। उसके बाद यदि मासिक बचत उसकी ये है तो शिक्षा और अन्य प्रमुख खर्चों पर क्या, प्रमुख पर खर्च कितना किया, तो उसने 19 यहाँ चला गया, ये 38 था तो 19 ही बचे हैं, तो 19% का बराबर है 38। तो उसने पूछा है कि शेष यही था हमारा जो बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है, तो 19% ही पूछा है। 19 का आंसर हमें पता ही है, वरना 19 से कम 19, 19 दूनी 38 है ना। 1% का मतलब 200, यहाँ से फिर आप 19 पे आओगे तो भी 38 ही आएगा, तो 38,000 रुपये, 3800 रुपये हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम में बहुत बड़ा रोल निभाएंगे, आपको बहुत अच्छा स्कोर दिलाने में आपकी मदद भी करेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे शुरू करते हैं। एक महिला को एक मंदिर तक पैदल जाने और वाहन से वापस आने में 3 घंटे 20 मिनट लगती है। यानी कि एक महिला पैदल चलती है और प्लस किसी व्हीकल पर जाती है तो उसे 3 घंटे 20 मिनट लगते हैं। मैं इसे 3.20 कर रहा हूँ। ठीक है, तो दोनों और वाहन से आने जाने में, यानी अब वो व्हीकल से ही जा रही है और व्हीकल से ही आ रही है, तो उसको 2 घंटे कम लगते हैं। 2 घंटे कम लगते हैं, यानी 3 में से 2 घटाओगे तो 1.20, यानी कि देखा जाए 80 मिनट लगती है। कितनी मिनट लगती है? 80 मिनट। तो उसे दोनों ओर पैदल जाने में लगने वाला समय, अब आप क्या, आपको यहाँ से व्हीकल आना जाना क्या है, 80 मिनट है, यानी एक साइड के 40 मिनट लग रही है उसको। तो यहाँ पे आप 40 की वैल्यू रख दो, 40 की वैल्यू रख दी, यानी कि आप इसको भी कर लो, 6 जो में 6 18, 200 मिनट थी यहाँ पे। अब उसको 40 है, यानी पैदल जाने में वो 160 मिनट ले रही है, तो वो दोनों ओर से पैदल जाने में लगने वाले समय का आधा, यानी एक साइड अगर वो पैदल जाएगी तो कितना टाइम लगता है? 160 मिनट। 160 मिनट का मतलब क्या हो जाएगा? 160 मिनट का हो जाएगा 2 घंटे 40 मिनट। ये हमारा पहला ही आंसर है। बड़ा आसान सवाल, थोड़ा सा घुमा रखा था बस, बाकी इजी क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट भाई, 2 छात्रों ए और बी को पुरस्कार राशि के रूप में कुल 4400 रुपये का भुगतान किया जाता है। ठीक है भाई, ए को बी को भुगतान की गई राशि, ए को बी को भुगतान की गई राशि का 120% मिलता है। यानी अगर बी को 100 रुपये दिए ना तो ए को 120 रुपये मिलते हैं परसेंटेज में। ये रेशो काट लो, ये रेशो आ जाएगा 5:6, यानी कि ए को नहीं 6:5, उल्टा लिख दिया मैंने, 6:5, यहाँ दोबारा लिख जाता हूँ, 6:5, यानी ए को 6 रुपये मिले हैं तो बी को 5 रुपये मिले हैं, यानी कि टोटल उन्हें 11 रुपये मिले हैं। और 11 रुपये की वैल्यू आपको दे रखी है 4400 रुपये, 1 रुपये की वैल्यू है 400 रुपये। इन्होंने पूछा है बी का अमाउंट, तो बी को मिले 4 पंजे 20, 2000 रुपये, और ए को पूछते तो ए को मिलते 4 6 24, 2400 रुपये, टोटल हो गया 4400 रुपये। नेक्स्ट सवाल देखते हैं भाई। एक निश्चित वस्तु पर लाभ क्रय मूल्य का 120% है, यानी कोई क्रय मूल्य अपने आप में 100% है, हम 100 मान के चले हैं। बातों को समझिए, आप ध्यान से सुने। क्रय मूल्य सीपी 100 है, इस पे हमने प्रॉफिट और जोड़ दिया 120%, यानी आपका 220 हो गया। इसको हम एसपी भी कह सकते हैं। ठीक है, यदि क्रय मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाए, ये एसपी मान के चलो, यानी कि सीपी 100 से 25% की वृद्धि होगी, यानी कि 25 रुपये 125 हो गए, तो विक्रय मूल्य स्थिर रहता है। विक्रय मूल्य यही है भाई, तो लाभ विक्रय मूल्य पर कितना फर्क पड़ेगा? 220 माइनस 125, यानी अब उसे 95 रुपये, जहां वो पहले 120 रुपये कमा रहा था वो 95 रुपये कमाएगा। अब इसमें एक बात है सोचने की, वो आपका जो लाभ परसेंट पूछ रहा है ना, वो विक्रय मूल्य को कंपेयर करके पूछ रहा है। विक्रय मूल्य क्या है हमारा? 220। वैसे तो हम क्रय मूल्य में निकालते, लेकिन इन्होंने पूछा विक्रय मूल्य।
अब ये परसेंटेज निकाल देंगे और ये पूर्ण संख्या के सही यानी पॉइंटों में आंसर आएगा। तो 0 से 0 और इसको भी काट ही दो, 11 पे रख लो, 5 11 और ये आएगा 5 5 25, 2 5 45, 7 11 चौक 44, 3 11 3 33 और 2 43.2 आंसर है। तो 43.6 आता तो 44 अंतर हो जाता, तो 5 से नीचे तो ये हमारा आंसर है, बाकी 44 ऑप्शन में दिया भी नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल। यदि साधारण ब्याज वार्षिक दर से 9% से 13.5% बढ़ जाती है, यानी 9 से 9% आप ले रहे थे, अब उसको आप 13.5% कर दिया, तो वार्षिक ब्याज में 3,690 रुपये बढ़ते हैं। 3,690 रुपये बढ़ते हैं, यानी कितने बढ़े आपके बढ़े 4.5%, 4.5%। और इसको आप कर लो, 0 से पॉइंट कट जाएगा, इसको आप काट लो, 5 निम 45, 5 चौक 9 चौक 9 पंजे 45, 9 चौक 36, 9 एकम 9, 5 और 20, 0। इन्होंने क्या पूछा है, मूलधन बताना है भाई। ठीक है, 20 आ गया ये, तो इसको आप गुणा करोगे तो 2 एकम 2, 4 दूनी 8, तो 82,000 रुपये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये 82 820 आ रहा है ना, तो 82,000 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आगे चलते नेक्स्ट सवाल देखते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल 9,216 है। जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है तो भागफल 16 आता है और शेषफल 0 प्राप्त होता है, तो संख्या के बीच का अंतर। ऐसा सवाल आएगा बिल्कुल सेम, उसमें बस ये बदला पाएगा ये। तो आप ऐसे में भागफल को ही मान लो, एक संख्या x है और दूसरी संख्या क्या है, आप उसको भाग कर रहे हो तो भागफल x दे रही है ना, तो क्या होता है आपका भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो ये 16 क्या है x के मल्टीप्लाई में, तो 16 ये है दो संख्याएं, ये है दो संख्याएं, तो x मल्टीप्लाई x 16 ये आपको दिया हुआ है ये, तो यहाँ से क्या आ जाएगा x स्क्वायर और 16 नीचे चला जाएगा, 92/16 और बटे 16। ठीक है, आप इसको काट लो, किससे काटोगे, इसको हम काट लेते हैं 8 की टेबल से, या बिल्कुल छोटे से ही काट लो, 4 से काट लो, 4 चौक 16, 4 चौक 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 4 चौक 16, अब फिर 4 से कट जाएगा, 4 पंजे 20, 4 सत्ते 28, 4 छिक 24, ये 576 आ गया है ना। तो 576 आपको पता है किस चीज का वर्ग है, तो ये आपको 576 जो है, मैं आपको एक बात बता दूं, वर्ग जो है आपको कम से कम भी आपको 30 तक याद होना चाहिए। अब मैं आपको एक पहचान बता देता हूं, देखो 25 का वर्ग होता है 625, इससे नीचे का आएगा 24 का, देखो 4 चौक 16, 6 आ रहा है, तो ये 24 का क्या है स्क्वायर है, तो x 24 है, तो y दूसरा हमारा क्या होगा, दूसरी संख्या जो होगी वो होगी 24 गुना 16, यानी x गुना 16। अब इन संख्याओं के बीच का क्या पूछा है, अंतर पूछा है, तो आप कर लो, 16 चौक 64, 6 16 दूनी 32, 32 और 6 384, माइनस में 24 करोगे तो 360 हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए, उम्मीद है आपको दोबारा बता दूं, हमने क्या किया, हमने x एक संख्या मान ली और दूसरी संख्या x गुना 16, क्योंकि 16 से भागफल है ना, तो ये हो गया, तो x गुना x 16 हमें दिया हुआ था ये, तो x स्क्वायर बन गया, ये 16 नीचे चला गया, x स्क्वायर हमारे पास 576 आया, वहां से x 24 निकल के आ गया, x 24 है और दूसरी संख्या x गुना 16 थी, तो वो 384 आ गई, इनका अंतर पूछा हमने घटा दिया तो 360 आ गया। चलिए, सबसे छोटी संख्या क्या है जिसे 3432 में जोड़ा जाना चाहिए ताकि संख्या 10, 5, 4 और 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। ऐसे सवालों में आपको कुछ नहीं करना, आपको बस आखिरी देखो 2 से आखिरी डिजिट 4 भाग होना चाहिए, हो रहा है, 4 से भी ये संख्या भाग हो रही है, 5 से नहीं हो रही और 10 से नहीं हो रही। 10 और 5 से भाग करने के लिए हमें क्या चाहिए, इसके एंड में 0 चाहिए, इसके एंड में हमें 0 चाहिए, इसके एंड में 0 आ सकता है 8 जोड़ने पर, 34
और ये बन जाएगा 40। अब ये 10 से भी भाग हो रही है, 5 से भी भाग हो रही है, 4 से भी भाग हो रही है और 2 से भी, यानी इसमें 8 जोड़ा जाए और 8 यहाँ पर है, चौथा अंक। चलिए नेक्स्ट, एक वस्तु के अंकित मूल्य में 15, 20 और 18% की 3 क्रमागत छूट देने के बाद, यानी कि एक वस्तु थी, उसका प्राइस एक्स था और एमआरपी, उस पर हमने छूट दी, 15% की दी तो 85% रह गया, उसके बाद 20 की दी तो 80% रह गया होगा उस प्राइस का जो बैलेंस था, उसके बाद 18 की दी तो 82 रह गया होगा, है ना। और ये जो है ये हमारे पास बचा है 2230.40, ये हमारे पास बचा है। इसको पॉइंट को हटाने के लिए हम नीचे 100 कर देते हैं या 10 कर देते हैं, 0 हटा, 1 0 से 1 0 यहाँ कट गई, 1 0 से 1 0 यहाँ कट गई। उसके बाद ये किससे जा रहा है, ये 2230 से आ रहा है भाई, याद रखना। इसके बाद इसको भी काट दो, 17 20 है ना, 2 एकम 2 4 और 1, ये रह गया भाई 300। अब किसी से नहीं कट रहा, इससे कटेगा पर पॉइंटों में जा रहा है। तो यहाँ से और काट के देख लो, अब ये किसी से कट रहा हो, ये 8 से कट रहा है, इसको काटो 8 से, 8 चौक 16, 8 चौक 16, 4 यहाँ पे दे, 6 यहाँ पे दे दोगे तो 8 7 56, 56 7 यहाँ पे दे दोगे तो फिर कितना आएगा, 8 7 56, 2 से ही काटते हैं यार इसको, सिंपल सा, 4 2 एकम 2 2 एकम 2 2 एकम 2 5 और 2, फिर इसको 2 से काट लेते हैं, फिर 2 आएगा तो 5 5 7 6, फिर 2 से कट जाएगा 2 7 8 8। अब देखो ये किससे जा रहा है, अब किसी से जा रहा है ये, अब हम 41 से काट सकते हैं और किससे काट सकते हैं, 17 की टेबल से काट सकते हैं, है ना। तो इनसे काट लो, तो ये 17 के पहाड़े में जा रहा है, 17 एकम 17 जाएगा और फिर 17 छिक पे जा रहा है और फिर 17, ये कट गया। अब 41 पे देखो, ये जा रहा है 4 से, 4 एकम 41 चौका 164 होता है, तो 4 बच गया और 1000 यहाँ है, तो ये दोनों इसके साथ लग जाएगी, यानी 4000 रुपये क्या है उसका एमआरपी था, क्या है 4000 रुपये उसका एमआरपी। मैं इनको अलग अलग भी कर सकता था, ठीक है, लेकिन मैंने एक साथ इसकी पूरी कैलकुलेशन कर दी है। और कैलकुलेशन में हमेशा गलती होती है, एग्जाम में शांति से आप काम करें ऐसे, ठीक है ना, छोटे टेबल से काट ले, बड़े से नहीं कट रहा है तो आराम आराम से करें काम को। चलिए 529.529 और 201 का गुणनफल 1 से कितना अधिक है, यानी ये आपसे पूछ रहा है 529, इसके नीचे 3 0 एडवांस में लगा ले, गुणा में 201 10, इसका पूछ रहा है कि ये जो भी आंसर आएगा वो 1 से कितना ज़्यादा आएगा, तो इसको आप गुणा कर लें, गुणा ही करना पड़ेगा। 529 201, 529 3 0 आ जाएंगी, उसके बाद क्या आएगा, 9 दूनी 18, 2 दूनी, हाँ 9 दूनी 18, 1 2 दूनी 4 और 1 5, 5 दूनी 10, ये क्या आएगा 9 2 13 6 0 1, हमारे पास जीरो कितनी है, 1 2 3 4 ही जीरो है, 63 29, ये हमारा आंसर है, ठीक है, 63 29 हमारा आंसर आ जाएगा। ये रहा, ठीक है, या कुछ मिस्टेक है आप देख लेना इस सवाल को एक बार, कुछ मिस्टेक हो तो वो कमेंट बॉक्स में बताना, मुझे डाउट है कहीं गड़बड़ हुई है शायद। चलिए नेक्स्ट सवाल, एक 24.5 सेंटीमीटर गुना 16.5 सेंटीमीटर गुना 12 सेंटीमीटर आयामों के घनाभाकार के रूप में लोहे को एक ठोस टुकड़ा एक ठोस गोले में बनाने के लिए पिघलाया जाता है। यानी कि मैंने आपको पहले सवालों में बताया है कि जब हम किसी भी शीट को किसी सेम एक शेप को दूसरी शेप में डालने के लिए पिघलाते हैं तो हमेशा एक चीज हमेशा सेम रहती है, वो है आयतन, वो है आयतन। तो हमें इस सवाल को सोल्व करने के लिए हमें आयतन पता होना चाहिए। तो घनाभ का आयतन होता है LBH और गोले का आयतन होता है 4/3
पाई गुणा आर की क्यूब, ये है। तो आप इसको रख दें यहाँ पर और सोल्व हो जाएगा सवाल। तो चलिए रखते हैं। ये क्या है, 24.5 गुना में 16.5, इन पॉइंटों को हम बाद में देख लेंगे, ठीक है। 12 बराबर में क्या है, 4/3 गुना में 22/7 और गुणा में ये मैं 100 पहले ही ले जाता हूँ, है ना, 2 पॉइंट थे यहाँ पे, ये भी तो यहाँ के यहीं जाएंगे ना गुणा में, तो ये चले गए। अब ये 3 और 7 यहाँ चले जाएंगे, मैं साथ ही में लगा लेता हूँ, 3 और 7 यहाँ से हटा देते हैं। आगे बात समझ में, ये है पूरा सवाल। और यहाँ से हमें क्या पता चल जाएगा, आर क्यूब पता चल जाएगा। अब आप इसे सोल्व करें, जो भी कैलकुलेशन होगी हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो आप इसको सोल्व कर लेना, ये जो भी कैलकुलेशन है ये आप पर छोड़ रहा हूँ, इसका आंसर आप मुझे बताना, मैं कल वीडियो के कमेंट में आपको बता दूंगा। ये सिंपल है सवाल, इसकी कैलकुलेशन को आप कर लेना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या, यही थे आज की हमारी, ये जो क्वेश्चन पेपर था ये 27 नवंबर वाला है, 27 नवंबर 2020 जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का हुआ था, ठीक है। तो चलिए ये थी आज की क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अपना ध्यान रखें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।